So, class 9th ना? Yes, sir. Class 9th. लोगों को बुकलेट मिल चुका था ना? You all Yes. have this booklet ना? Yes, sir. Yes. So, how many of you have gone through it? कितने लोगों ने स्टडी करी है खुद से इस बुकलेट को? Yes, sir. Yes, Okay, sir. you have studied now. So, first of all, I'll clear your doubts. One by one, start asking the doubts from this chapter. जो पढ़ चुके हैं वो डाउट पूछ लें, हम बाद में हम ओवरऑल समराइज कर देंगे इसी बुकलेट से. By doing so, we can save the time. Sir, I don't have the booklet. You don't have? What's your name? So Swayam. स्वयं. विशाल सर, स्वयं को बुकलेट भेज दीजिए जरा. हाँ हाँ, in a group I have sent it. See, you are there in that group ना? Yes, sir. हाँ, you can fetch from there. Okay, fine. Okay, come on, start asking questions. Okay, next page. Okay. चलिए, तुम लोग कुछ पूछेगा नहीं, मुझे पता है. I have to address something. So, Sir, typical chromosomes are found in which type of cells? pardon, repeat your question. Sir, typical chromosomes are found in which type of cells? Typical chromosomes. Chromosomes are found in Yes. eukaryotic cells. Okay, sir. और कुछ नहीं करेगा तुम लोग. चलिए, the very first chapter of class 9th is cell, the unit of life or the fundamental unit of life. ना? So chapter start करने से पहले कुछ basic terms बता देते हैं साइंस में. The term cytology. Okay, cytology term. The term cytology deals with the study of cell and its structure. Cell and its internal structures. साइकोलॉजी शब्द जहां भी सुनोगे तो आप ध्यान में लाओगे कि ये एक प्रकार का स्टडी है where we study about cell, its structures, its functions. Okay, that is called cytology. Okay, चलिए डिस्कवरी से स्टार्ट करते हैं. सेल पहली बार किसने देखा था? Yes, first it was observed by Robert Hooke. Everybody knows. So आप लोग के मतलब आप लोग के लेवल पे यही क्वेश्चन पूछेगा. Who has observed the dead cell for the first time? It was Robert Hooke. इन्होंने जो सेल ऑब्जर्व करी थी, it was actually what? Dead cell. है ना? Dead cell ऑब्जर्व करा था. और वो कहाँ से ऑब्जर्व करा था? पेड़ के कौन से पौधे का, कौन से प्रकार का सेल ऑब्जर्व करा? He has observed plant cell. Which plant? So उन्होंने प्लांट ऑब्जर्व करा था क्यूरिकस स्यूबर. क्वारिकस स्यूबर. क्वारिकस स्यूबर was that plant, ठीक ना, जिसके बार्क को उन्होंने ऑन मेड माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करने की कोशिश करी, देखने की कोशिश करी. जब इन्होंने सेल को देखा था, उस सेल को देखने की कोशिश करी तो उनको प्रेशर डायग्राम देखने को मिला. कौन सा कॉम बोलते हैं जी? जब सेल उन्होंने ऑब्जर्व करा तो उनको कुछ इस तरीके से देखने को मिला था. Which comb it is? Sir, honeycomb. Honeycomb like structure देखने को मिला था. उन्होंने जो ऑब्जर्व करा था वो सेल की साइटोप्लाज्म नहीं, that was actually its cell wall. उन्होंने सेल वॉल ऑब्जर्व करा था, है ना? सेल वॉल ऑब्जर्व करा था उन्होंने इस तरीके से सेल वॉल ऑब्जर्व करा था. ठीक, और इसकी वर्णन उन्होंने करी थी माइक्रोग्राफी बुक में.
खैर माइक्रोग्राफी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोग के लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटन वॉन लीवेनहोक, एंटन वॉन लीवेनहोक, इन्होंने पहली बार लिविंग सेल को ऑब्जर्व करा था, बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करा था गंदे पानी में से, गटर के पानी में से, सीवेज वाटर में। फिर बाद में इन्होंने प्रोटोजोआ ऑब्जर्व करा, स्पर्म सेल्स ऑब्जर्व करा, आरबीसी ऑब्जर्व करा, लाइक दैट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Grew. This is the guy who has given the term tissue and cell. खैर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, हटाएंगे। ओके हाँ। सेल बहुत ही छोटा होता है, उसका साइज बहुत ही छोटा होता है। इट साइज ranges और लाइज इन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल कहने का मतलब, माइक्रोस्कोपिक मतलब 10 to the power minus how much? Microscopic means what? 10 to the power minus 6. -6 meter. In order to observe such a size molecule, we need looking at, that is called microscope or lens, है ना। तो ये माइक्रोस्कोप उस समय का नहीं है, ये आज के समय का माइक्रोस्कोप है, जिसमें आप डायग्राम देख पा रहे हो। इट इज एक्चुअली कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मींस सच माइक्रोस्कोप व्हिच इज हैविंग 2 lenses, है ना। एक लेंस यहाँ है, अनदर लेंस इज हियर। एक आई पीस होगा और एक ऑब्जेक्ट लेंस होता है। दिस इज द मिरर। ये मिरर एक्चुअली लाइट को प्रोजेक्ट करता है यहाँ पे। दिस द फंक्शन ऑफ दिस मिरर, एडजस्टेबल होता है। दिस इज द स्लाइड, ये स्लाइड है जहाँ जिसके ऊपर हम लोग सैंपल रखते हैं। दिस इज द स्लाइड। स्लाइड के ऊपर वी प्लेस द सैंपल, उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाते हैं छोटा सा, आपने देखा होगा शायद लैब में। दिस इज कॉल्ड कवर स्लिप। वी ऐड ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इसलिए लगाते हैं ताकि मॉइस्चर थोड़ा सा बरकरार रहे सेल के पास, है ना, और जो स्पेसिमेन है वो जगह पे टिके हुए हैं। और हाँ, यहाँ पे दिस इज फाइन एडजस्टमेंट। फाइन एडजस्टमेंट कहने का मतलब आपने लोकेट कर दिया, कोरस एडजस्टमेंट के चलते आपने स्पेसिमेन को लोकेट कर दिया स्पेसिमेन को कि यहाँ पर है। फाइन एडजस्टमेंट से और उसको रेक्टिफाई और उसको मैग्नीफाई करते हो और उसको अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करते हो। यहाँ पे कंडेंसर शब्द यूज किया हुआ है। इट इज जस्ट प्रेजेंट बिलो द स्टेज। स्टेज के नीचे प्रेजेंट रहता है, आप उसको सर्कुलर मोशन में रोटेट कर सकते है ना। तो उससे क्या होता है उससे लाइट जो होता है वो एक पॉइंट पे जाके फॉल होता है। ठीक है, यहाँ से लाइट एक पॉइंट पे फॉल होता है। दैट पॉइंट इज एक्चुअली द एरिया ऑफ योर स्लाइड। ठीक ना, एक पॉइंट पे जाके फॉल। खैर हटाइए, उतना कुछ पूछता नहीं है। डायग्राम देख लीजिए और बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है मेन वो देख लेंगे। जो हमने मार्क कर रखा है वो सब देख लेंगे। कोरस एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, these are most important. Now come to the cell theory. ठीक है, cell theory it was actually proposed by Sheldon and Schwann. Sheldon and Schwann एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और एक जर्मन जोलॉजिस्ट थे। ये बॉटनिस्ट थे और ये जोलॉजिस्ट, है ना। सो जो शेल्डन एंड शॉन ने कहा था सेल के बारे में, that all organisms are made up of cell. All organisms are made up of cell or cells और सेल प्रोडक्ट। एक सेल से बने होंगे, एक से ज्यादा सेल से बना होगा, या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने होंगे, है ना। इन्होंने ये कहा था। इन्होंने ये भी कहा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, बट ये सेल थ्योरी इनकम्प्लीट था।
जो शेल्डन एंड शॉन ने दिया था, पहला 2 पॉइंट दिया था उन्होंने, all the plant and animals are composed of cell product, and cell is the structural and functional unit of life. It was incomplete, है ना? कहीं पे ड्रॉबैक था इसका। ड्रॉबैक ये था कि they were unable to reveal how the cell arises. सेल आता कहाँ से है? डिनोवो तो नहीं आता है। डिनोवो कहने का मतलब अचानक से प्रकट हो जाना, जैसे ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, अचानक से तो सेल प्रकट नहीं होता है, तो आता कहाँ से है सेल, है ना? They were unable to explain that. So उनका सेल थ्योरी इनकम्प्लीट था। It was Rodolphe Virchow और Rodolphe Virgo, जो भी प्रोनाउंस करें, ठीक ना, समथिंग अराउंड 60s, ठीक ना, 60s के आसपास। He said कि cell arises from the pre-existing cell. Cell arises from pre-existing cell कहने का मतलब होता है, for example, this is a cell which has just taken birth, ठीक ना, new cell which has just taken birth. तो ये कहाँ से आया होगा? मीन्स ये आया होगा इससे पहले वाला जो सेल एग्जिस्ट करा। सो कहने का मतलब ये सेल अराइज हुआ है ये वाले सेल से। दिस सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। उसको अपने लैंग्वेज में कहा था, दैट वाज ओमनिस सेलुलर ई सेलुलई। सो क्वेश्चन आता है, has or who said that the cell arises from pre-existing cell? It was Rodolphe Virchow और वर्गो। ये शब्द, ये स्टेटमेंट किसका था, वो भी क्वेश्चन आता है। और जब इन तीनों को हम कंपाइल कर देते हैं तब उसको हम कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, when we call it as modern cell theory. Modern cell theory और डॉक्ट्रिन ऑफ सेल, सेल लिनिएज, है ना, ये सब कहा जाता है। हाँ, कुछ डाइवर्सिटी पे आते हैं, सेल की डाइवर्सिटी पे। डाइवर्सिटी कहने का मतलब सेल बहुत ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, छोटे से छोटा, बड़ा सा बड़ा, लाइक दैट। सो जो सबसे छोटा सेल होगा उसका साइज क्या है, आप देख पा रहे हो। Normal size of the human is 20 micrometer, 30 micrometer diameter. Largest cell, egg of an ostrich, in plant में सीटापुलेरिया है ना। और ओवरऑल देखेंगे इस दुनिया में सबसे छोटा सेल कौन होता है? that is what? One. PPLO. ठीक है, प्लेउरॉन निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दैट इज माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा में भी कौन सा माइकोप्लाज्मा? माइकोप्लाज्मा गैलिसिपिटिकम। माइकोप्लाज्मा Gallisipiticum is the smallest mycoplasma, which is at the size of 1.2 micrometer, है ना। चलिए, सो क्वेश्चन ये आता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला, ठीक है। पीपीएलओ सबसे पहला नाम है, पुराना नाम है, बाद में इसको माइकोप्लाज्मा कहा गया था बाय नोवाक, साइंटिस्ट नेम नोवाक, N-O-W-A-K, नोवाक। हाँ, the longest, the largest cell, egg of an ostrich, अभी देखे थे ना यहाँ पे, है कहीं पे egg of an ostrich? हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा सेल, सिंगल सेल, egg of an ostrich, एंड दुनिया का सबसे छोटा सेल, दैट इज माइकोप्लाज्मा गैलिसिपिटिकम। और बाकी सब छोड़िए, है ना, साइजेस कितना याद रखोगे, नहीं कर पाओगे। हाँ, लॉन्गेस्ट सेल पूछता है इन एनिमल्स, लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल कौन सा हो जाएगा? ये लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल नर्व सेल। 1 मीटर का, ठीक है। चलिए साइज पे, शेप पे आते हैं, तो अलग अलग शेप के एग्जिस्ट करते हैं सेल्स। इलोंगेटेड मतलब लंबा शेप का होना, दैट इज नर्व सेल। स्पिंडल शेप मसल, स्पिंडल शेप कहने का मतलब इस तरीके का शेप, दिस इज स्पिंडल शेप, दोनों एंड्स पॉइंटेड रहेंगे। ब्रांच पिगमेंटेड सेल ऑफ स्किन, ये आप मान के चलो ब्रांच्ड पिगमेंटेड सेल ऑफ स्किन किसकी तरह होंगे?
अभी आप कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, कहीं पे देख रहे हो ना आप, उसके पेरीफेरी में बहुत सारा गोल गोल बना रखे हैं, उसी तरीके से दिखता है। क्यूबोइडल जर्म सेल ऑफ गोनाड्स, मतलब टेस्टिस और ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहने वाला सेल क्यूबोइडल। क्यूबोइडल मतलब व्हाट, क्यूब शेप में होगा ना, इस तरीके से। डिस्कॉइड सॉसर शेप, डिस्कॉइड कहने का मतलब बाइकनकेव, बाइकनकेव इस तरीके से, आरबीसी बाइकनकेव रहना। स्फेरिकल शेप एग, स्लीपर शेप पैरामीशियम, लीवर सेल पॉलीगोनल, इस तरीके से पॉलीगोनल टाइप बना सकते हैं। नंबर ऑफ सेल की जिक्र करते हैं तो इस पृथ्वी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, और बहुत सारे हैं मल्टी सेलुलर, लाइक हायर प्लांट एंड एनिमल्स। मल्टी सेलुलर कहने का मतलब बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहेंगे एक इंडिविजुअल में। कुछ सेल्स का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे इन दिस डायग्राम, देख पा रहे हो? चिक सेल्स, columnar cell, liver cell, fat cell, hen cells, neuron cells, देख पा रहे हो? Yes. नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, ये याद रखेंगे, ओके। 1 angstrom unit is equal to, it will help you in physics and chemistry also. 1 angstrom unit is equal to 10 to the power, कहाँ गया, 1 micrometer, गड़बड़ है, हाँ ठीक है म्यूएम मिलीमीटर, ठीक है। 1 angstrom unit, 1 angstrom unit is equal to 10 to the power minus 10 मीटर, ये याद रखेंगे हम जो लिख रखे हैं, ठीक है। राइट डाउन समवेयर 1 angstrom is equal to how much, 1 into 10 to the power minus 10 मीटर, ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा। नैनोमीटर मतलब -9, नैनोमीटर मीन्स 1 into 10 to the power minus 9 meter. Micrometer means 10 to the power minus how much, 6. Six. Millimeter means 10 to the power minus 3, correct? चलिए, कुछ यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, पीपीएलओ का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, माइकोप्लाज्मा का ये स्ट्रक्चर है। Now difference between prokaryote and eukaryote cell, this is most important, आप लोग को सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जैसे ये पृथ्वी बना है ना, समथिंग अराउंड 4.5 billion years back, okay, 4.5 billion years back, life existed around 4 billion years back. सबसे पहले सेल आया था इस पृथ्वी पे, that was actually the prokaryotes. Prokaryote, pro means the primitive. The prokaryotes were the first visitors of this planet ना, पहले गेस्ट है, पहले ओनर है इस पृथ्वी के प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में ही मॉडिफिकेशन होके एग्जिस्ट किया है यूकैरियोट्स। सो प्रो का मतलब होगा प्रिमिटिव, कैरियोन्स कहने का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब पुराने न्यूक्लियस वाले सेल है ना। यूकैरियोट्स मतलब होता है, यू मतलब ट्रू, ई यू मीन्स ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस वाले सेल, ये पुराने न्यूक्लियस वाले सेल। सो लेट्स सी एक एक करके एग्जांपल और कंपैरेटिव स्टडी करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। द सेल हैविंग इंसिपिएंट और प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव और इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहने का मतलब होता है that nucleus or that genetic material which is not surrounded by any membrane. ये डीएनए है, इस डीएनए को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में नहीं रखा गया है, ये नेकेड है, its DNA is naked, its DNA is floating in the cytoplasm. Such type of genetic material is called incipient nucleus. It do not have nucleolus, okay? इसको हम लोग जीनोफोर भी कहते हैं, जीनोफोर भी कहते हैं इसको, है ना।
Prokaryotic cells, it do not have any membrane bound cell organelles like mitochondria, plastid, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, vacuoles, है ना, ये सब प्रेजेंट नहीं रहते हैं। हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं यूकैरियोट्स में। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना है इसके पास, न्यूक्लियर एनवेलप होना है, कहने का मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल और ये रहा इसका जेनेटिक मटेरियल यदि, तो दिस जेनेटिक मटेरियल इज सराउंडेड इनसाइड अ स्पेशल कवरिंग जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, और इसके पास और स्ट्रक्चर्स होंगे जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसमें कहीं पे डाउट पूछेंगे, कम ऑन बेझिझक पूछेंगे। If you are facing any doubts from any words, alphabets, letter, कुछ भी पूछेंगे, come on. No one. Very good. देखते हैं। The ribosome is of 70S. Ribosome is 70S और इसमें जो ribosome होता है 70S type 80S होगा as well as 70S type भी होता है। 70S और 80S कहने का मतलब होता क्या है? You know what is centrifugation? Centrifugation शब्द सुने आप लोग? यस सर। क्या होता है centrifugation? सर एक प्रोसेस है जिससे एक छाली को मिल्क से सेपरेट किया जाता है। वेरी गुड जो मेरे शेर, कहाँ सुने हो जी? सर साइंस में, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में, यस। सेंट्रिफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस, ठीक ना, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग लिक्विड में से हाई डेंसिटी मटेरियल को फिल्टर आउट कर सकते हैं, है ना। सो होता क्या है, यदि हम इसमें राइबोसोम डाल रखे हैं, राइबोसोम्स डाल रखे हैं, है ना, और इसको हम बहुत ही तेज स्पीड से रोटेट करवाएंगे, मान के चलो ये रहा, ठीक ना, और इसको हम तेज स्पीड से रोटेट करवा रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, जो भारी मॉलिक्यूल होगा वो कहाँ जाएगा, जो हेवियर मॉलिक्यूल्स होना है वो किस डायरेक्शन में जाना है, जो हेवी होंगे वो यहाँ पे जाएगा ना, यहाँ सेटल डाउन होगा ना, होगा कि नहीं होगा। जैसे आप एक पत्थर में धागा बांध के रोटेट करवाते हो तो पत्थर का टेंडेंसी क्या होता है, आपसे दूर रहने का, क्योंकि इसमें वजन है कि नहीं है ना। सो सेंट्रिफ्यूगेशन में यही होता है, इस टेस्ट ट्यूब को बहुत ही हाई स्पीड पे हम लोग रोटेट करवाते हैं, ठीक ना, रोटेट करवाते हैं। जो हेवियर मॉलिक्यूल्स होंगे वो साइड में चला जाएगा, जो हल्के होंगे वो इस तरफ रहेंगे। सो 70S टाइप कहने का मतलब हमने राइबोसोम को क्या करा, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, रोटेट करवाया, तो रोटेट करवाया तो हमें देखने को मिला कि इसका पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के जो आरएनए था, राइबोसोम था, वो कहीं यहाँ पे आके अपना स्थान ग्रहण किया, और जो यूकैरियोट्स का था उसका राइबोसोम कहीं यहाँ पे आके स्थान ग्रहण किया। तो इसी बेसिस पे हम इसको 70S और 80S कहते हैं। 80S जो है वो ज्यादा भारी है, 70S जो है वो कम भारी है ना। इसी के बेसिस पे एस दिया जाता है। एस कहने का मतलब होता है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, या फिर सेडबर्ज कांस्टेंट, साइंटिस्ट ने जिसको जो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करा था, इस टेक्निक को इन्वेंट करा था, ठीक ना। नॉर्मल साइज क्या होगा प्रोकैरियोट्स का, इतने रेंज में 1 to 10 माइक्रोमीटर, while normal size of eukaryotes ranges from 5 to 100 माइक्रोमीटर। इसका जो डीएनए होगा वो सर्कुलर होगा। सर्कुलर डीएनए मींस व्हाट, सर्कुलर डीएनए मींस, यहाँ पे देखेंगे टच किया हुआ रहेगा, ये देखो सर्कल हुआ ना, इसी को सर्कुलर बोल रहा है, भले इरेगुलर देख रहा होगा, कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई एंड आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए इसको सर्कुलर कह रहा है। हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन इज एक्चुअली प्रोटीन विच हेल्प्स इन द बाइंडिंग ऑफ पैकिंग ऑफ
डीएनए डीएनए को पैक करने में, रैप करने में, फोल्ड करने में मदद करते हैं। तो इसके पास हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं है, सर्कुलर डीएनए भी नहीं, सर्कुलर डीएनए है। While the DNA which is present in our body, in our cells, is of linear type. हिस्टोन भी होता है, 8 प्रकार के हिस्टोन होते हैं। कुछ एग्जांपल दे दिए प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, रिकेचिया, क्लमाइडिया, है ना, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमल, ये सब हो गया एग्जांपल आपका यूकैरियोट्स का। हाँ, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर देखेंगे जरा। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर प्लांट सेल, आई गेस, यस, प्लांट सेल का है ना, हाँ, प्लांट सेल का होना चाहिए। डायग्राम देखो, कहीं पर डाउट है पूछो। गो टू द डायग्राम वंस। कुछ तो उटपटांग सब दिख रहा होगा, पूछेंगे, कौन पूछो एक एक करके। सर टोनोप्लास्ट कितना बता रहे हैं? टोनोप्लास्ट, ये जो होगा ना, ये इसका जो मेम्ब्रेन होगा ना, इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। The membrane of vacuole is called tonoplast in case of plants. और Sir, endoplasmic reticulum. okay, endoplasmic reticulum is a network-like structure which actually arises from nuclear membrane. यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एनिमल में अच्छे से दिखेगा। So endoplasmic reticulum के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, प्रोटीन सिंथेसिस। सर माइटोकॉन्ड्रियन, या माइटोकॉन्ड्रियन कहाँ गया भैया? माइटोकॉन्ड्रियन इज अ सिंगुलर एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज, बैक्टीरिया इज प्लूरल, बैक्टीरियम इज सिंगुलर। ठीक है, याद रहेगा? यस बैक्टीरियम, यस, बैक्टीरियम इज सिंगुलर, okay, and bacteria is plural. Bacterias नहीं होता है, okay, like that mitochondrion is singular and mitochondria is plural. So mitochondria is known as what? Powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell. क्यों कहते हैं powerhouse of the cell? Because it synthesizes ATP, produces ATP. That is why it is called powerhouse of the cell. Okay, और दूसरा पूछेंगे। सर बहुत सारे डायग्राम्स में दिखाया जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर कांटेक्ट में है न्यूक्लियस के साथ, बट हाँ, इधर तो नहीं दिखा है। तो ठीक है, सर जरूरी नहीं है ये डायग्राम सही ही हो, ठीक है। और होता क्या है, कभी कभी सेपरेट आउट भी हो जाता है। ओके एक्चुअली में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज होता है न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया ना, ये आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक ना, ये करेक्ट। इस तरीके से, क्योंकि प्लांट सेल है, प्लांट सेल में 90% एरिया घेरा हुआ रहता है, ये आपका वैक्यूल है ना, 90% एरिया घेरा हुआ रहता है वैक्यूल से। सो इसीलिए वो तितर बितर हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, जैसे जैसे सेल बुढ़ा होने लगता है ना। और कुछ, कौन यू गाइस आर गोइंग डूइंग गुड, बहुत अच्छे कर रहे हो। क्वेश्चन पूछो। सर यस, न्यूक्लियोलस। Nucleolus is the site which produces ribosome. ठीक है, it is that area which produces ribosome. ठीक है, rRNA प्रोड्यूस करता है, ये rRNA की सिंथेसिस होती है यहाँ पे। rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए बनाता है। ठीक है, लिखते चलेंगे, यदि डाउट पूछ रहे हो ना तो लिखते भी चलेंगे। हाँ, come on, next. Very good. Next. पूछो।
तुम लोगों के पास बुकलेट है, मजे से पढ़ाई करो, क्वेश्चन डाउन लाओ और क्लियर करके चलो। एक दिन की क्लास में कुछ होने सर वाला नहीं आरएनए और है। डीएनए में कोई फर्क है? यस, बहुत ज्यादा फर्क है यार आरएनए और डीएनए में। अब बता दे तुम लोग को अभी, क्लास 10th में पढ़ना था ना जी। चलिए बताते हैं, ठीक है, समझना होगा। ओके, RNA and DNA. DNA is generally double stranded, while RNA is generally single stranded, है ना। अब डीप में जाएंगे, फिर वो डीपर इन DNA and RNA, तो पता चलेगा कि ये DNA बना हुआ है बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजनस बेस शुगर एंड फॉस्फेट से। किस चीज से बना है? नाइट्रोजनस बेस शुगर एंड फॉस्फेट। ये भी भाई साहब बने हैं नाइट्रोजनस बेस से, शुगर से एंड फॉस्फेट से। ये क्या हो गया, लिख क्यों नहीं रहा है? ओके, फॉस्फेट से, है ना। सो यहाँ पे जो शुगर होगा, डीएनए के पास जो शुगर होता है, वो शुगर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन, है ना। इन केस ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। OH H H H, क्या हो गया यार, H OH। विशाल सर, ओ विशाल सर, लिख क्यों नहीं रहा है ये? बैटरी खत्म हो गया क्या इसका? Maybe, 30% है ना। फॉर एग्जाम्पल, जो शुगर प्रेजेंट रहना है डीएनए में, वो कुछ इस तरीके से होता है, एंड द शुगर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द आरएनए, वहां पे क्या होता है, वहां पे ध्यान देंगे, एट कार्बन नंबर 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। यही डिफरेंस है, ये एक छोटा सा डिफरेंस हम बता रहे हैं, बाकी डिफरेंस आप पढ़ोगे 10th में, हम बताएंगे किस तरीके से होता है ना। सो ये एक शुगर है, पेंटोस शुगर है। ये यदि ये ब्लू वाला ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को हटा दें यहाँ से, तो ये बन गया आपका शुगर ऑफ डीएनए। और यदि यहाँ पे हम एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है शुगर ऑफ आरएनए। ये एक डिफरेंस है। उसके अलावा डिफरेंस होता है आपको नाइट्रोजनस बेस में। नाइट्रोजनस बेस विच इज प्रेजेंट इन डीएनए आर adenine, thymine, guanine, and cytosine. While the nitrogenous base which is present in RNA are adenine, guanine, cytosine, and uracil. ये सब डिफरेंस होते हैं। खैर ये अभी आप लोग का पहले नहीं पढ़ना है, जो आप बोल रहे थे छोटा मोटा बता दिए। हाँ चलिए, नाउ we will study the differences between the plant cell and animal cell. प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, क्या लिखा, हाँ सेल वॉल, प्लांट के पास होता है सेल वॉल, एंड दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ
Sir, Okay, Himangi. Himangi, Yes, tell me what is the function of centriole? sir, centriole. Yeah, Sir, centriole. sir, in animal cell near the nucleus, sir, line structures and Yes. I don't remember, sir. Okay, you don't remember or you don't know. Tell me which one is correct. You don't know or you don't remember. Sir, I don't remember. बहुत सही यार, इसका मतलब तुम्हें पता था. Okay, शाश्वत, you tell me. शाश्वत. Yes, sir. Yes, tell me, boy. Central means what? सो रहा था जी. नहीं sir. सो रहा था. नहीं. Don't be lie, okay? Let me tell you what is centriole. और कौन है? वो एक कहाँ है? Where is that boy? Swam Kumar, you tell me, boy. sir, it's a cell organelle. Very good. Cell organelle. This present in animal cell. Okay. Go ahead. So after that, you ask somebody else. Okay, listen Sir, carefully. they help in arranging spindle fiber. Very good. पढ़ लिया कहीं से अभी देख के. Right? See, nucleus. This is nucleus. Okay, now mute your mic. This is this nucleus. ये nucleus हो गया. Nucleus के बाहर देखोगे आप लोग कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. कुछ इस तरीके से, ठीक ना? कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा. ओके, इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल. ठीक है, जिसको सेंट्रोस्फीयर बोलेंगे, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग कहेंगे सेंट्रियोल. ठीक है, दिस परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंट्रियोल. दिस हाँ ये okay wait Sir, your screen is yes not yes visible. yes wait I'm doing share. हाँ now it is visible ना. Yes, sir. So ये रहा न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बगल में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, which is perpendicular to each other. ना परपेंडिकुलर हमेशा रहेंगे, 90 डिग्री पे रहेंगे दोनों अरेंज्ड. इसी को हम लोग सेंट्रियोल्स, दो है ना, तो सेंट्रियोल्स कहेंगे. इन सेंट्रियोल का फंक्शन यही होता है कि दे एक्ट एज, ठीक है, माइटोटिक ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स. दे एक्ट एज MTOC, माइटोटिक ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स. मींस यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं. स्पिंडल फाइबर, and this spindle fiber is necessary for cell division. ठीक है, cell division. तो centriole is present in animals but absent in plants. In plant cell you won't be able to see this centriole. आपको ये centriole दिखेगा नहीं, but you will be able to see this MTOC. खाली दिखेगा MTOC. spindle fiber उसमें भी बनता है. एक क्वेश्चन आस्क, ठीक है, क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस. सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं प्लांट्स में, सॉरी एनिमल्स में, एब्सेंट रहेंगे प्लांट्स. स्पिंडल फाइबर दोनों में बनता है, प्लांट में बनता है और एनिमल्स में भी बनते हैं. ये तो देख पा रहे हो ना स्क्रीन पे? Yes, sir. ओके चलो, हो गया ना. सेंट्रियोल बेसिकली पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में मदद करता है. So plants के पास ये नहीं है, while the animals possess this. सर Nucleus- स्पिंडल फाइबर का सिग्निफिकेंस क्या है? स्पिंडल फाइबर भैया एक प्रकार का रस्सी है. स्पिंडल फाइबर it is like a thread. For example, cell है, okay?
यहाँ पे क्रोमोसोम्स लाइन हो रखे हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर क्रोमोसोम, है ना। और ये रहा, मान के चलिए तुम्हारा सेंट्रियोल यहाँ पर प्रेजेंट है, दीज आर सेंट्रियोल। इस सेंट्रियोल से ओरिजिनेट किए हैं स्पिंडल फाइबर। ये व्हाइट कलर में जो देख पा रहे हो ना, दिस इज Yes, sir, yes. स्पिंडल फाइबर। सो स्पिंडल फाइबर ये इस तरफ खींचे चले आएंगे, जिसके चलते क्या होगा, खींचने के चलते द क्रोमोसोम्स विल गेट सेपरेटेड और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा। फाइनली क्या हो जाएगा, दो क्रोमोसोम्स एक पोल पे पहुंच गए, दो क्रोमोसोम एक पोल पे पहुंच गए। फाइनली उनके पास मेम्ब्रेन डेवलप हो जाता है और फाइनली यहाँ पे दो सेल्स बन जाते हैं। Sir, what's the function of centrioles? ठीक ना, तो फंक्शन बन जाते हैं। हम बोले ना MTOC, माइटोटिक ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स, स्पिंडल फाइबर को बनाने में मदद करते हैं। स्पिंडल फाइबर फर्दर मेड अप ऑफ अल्फा बीटा प्रोटीन्स, तो ये अल्फा बीटा प्रोटीन्स को इकट्ठा करते हैं और रस्सी बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं, ठीक है, थ्रेड बनाते हैं, ये समझेंगे। एक जगह है, मान के चलिए हेड क्वार्टर है, वहां से रस्सी बनना शुरू, इतना ही समझेंगे। और वो रस्सी का काम होता है सेल डिवीजन। सो इस तरीके से काम करता है स्पिंडल फाइबर। देखो सेल डिवीजन हो गया, दो सेल बन गया, डॉटर सेल्स, फिनिश। सर तो प्लांट में सेल डिवीजन कैसे होता होगा? ओके, प्लांट में भी होता है, यहाँ होता है, प्लांट में होता है, लेकिन वहां पे जो स्पिंडल फाइबर बनता है ना, दैट इज कॉल्ड एनेस्ट्रल, एनेस्ट्रल टाइप ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन। एनेस्ट्रल कहने का मतलब सिंपल कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे, एग्रीगेटेड होंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और इन्हीं प्रोटीन मॉलिक्यूल से स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं। यहाँ पे सेंट्रियोल नहीं रहेगा, सेंट्रियोल एब्सेंट रहना है, सेंट्रियोल यहाँ पे एब्सेंट रहेगा, सिंपली प्रोटीन का एग्रीगेट रहना है, प्रोटीन का एग्रीगेट रहना है, एंड फ्रॉम दैट प्रोटीन दिस स्पिंडल फाइबर्स अराइजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस का हो गया जी। न्यूक्लियस जनरली एक्सेंट्रिक, जनरली सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक कहने का मतलब इसका वैक्यूल इतना बड़ा रहता है, 90% एरिया है ना वैक्यूल कवर किया हुआ रहता है। तो क्या किया वैक्यूल ने धक्का दे दिया न्यूक्लियस को, तो बेचारा न्यूक्लियस कोने में पड़ा हुआ रहता है। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, देखो तो कहाँ गया न्यूक्लियस, या ये देखो न्यूक्लियस यहाँ है। छोटा सा स्ट्रक्चर बना है, बड़ा स्ट्रक्चर देखोगे जिसमें सेंट्रियोल जो वैक्यूल है वो बहुत बड़ा दिखाया रहता है इस तरीके से। दिस इज वैक्यूल, इतना बड़ा वैक्यूल है, और ये रहा का न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस एक्सेंट्रिक कहने के मतलब सेंटर से कहीं दूर प्रेजेंट हुआ है, प्रेजेंट कर इन केस ऑफ प्लांट्स बिकॉज ऑफ लार्ज वैक्यूल। लेकिन एनिमल्स के केस में वैक्यूल होना है वो बीचों बीच प्रेजेंट होना है। सर सेल ऑर्गेनेल्स में फ्लोट करते हैं? Pardon? सर कैसे बोलो? सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं? Obviously, किसके केस में? प्लांट से एनिमल दोनों में सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ रहेंगे? साइटोप्लाज्म में ही तो रहेंगे। एंड दे शो साइक्लोसिस, थोड़ा थोड़ा ब्राउनियन मूवमेंट होते रहता है इनमें। माइटोकॉन्ड्रिया लेस इन नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया कम नंबर में रहेगा। इन केस ऑफ प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम रहेगा और एनिमल्स में ज्यादा रहेगा। एनिमल्स को मूवमेंट के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं एनिमल्स एज कंपेयर टू प्लांट, सो इनका एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होता है।
इसलिए Sir, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा plastic. होता है. यस टेल मी. Sir, plastids are absent in animal cells, but we have pigments like melanin. So, sir, हाँ, पिगमेंट प्रेजेंट होना एंड प्लास्टिड इज डिफरेंट थिंग. प्लास्टिड इज अ स्ट्रक्चर. प्लास्टिड इज अ स्ट्रक्चर. उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं ऐसे ऐसे थैलेकॉइड्स. ग्राना प्रेजेंट रहते हैं, थैलेकॉइड्स रहते हैं, और इन थैलेकॉइड्स के अंदर पिगमेंट्स Stroma. रहते हैं. Okay, and that pigment is what? Chlorophyll A, B, C, D, E, xanthophyll, carotenes, fucoxanthin, carotenoids, ये सब present रहते हैं. Pigment means what? Colored, okay, light receiving complexes. ठीक है, वो प्लास्टिक के अंदर भी रह सकते हैं, फ्री भी रह सकते हैं. तो हमारे अंदर फ्री रहते हैं, यूग्लिना के अंदर भी कुछ फ्री रहते हैं ना. Chloroplast is that structure which holds chlorophyll pigments. ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स को होल्ड करता है प्लास्टिक. दूसरा और भी पिगमेंट एग्जिस्ट करता है हमारे सेल के अंदर, वो फ्री रहता है, प्लास्टिक नहीं रहता. हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता है ना. डू वी हैव क्लोरोफिल ए? no, sir. वी डोंट हैव. तो हमको क्यों चाहिए भैया प्लास्टिक? हमको क्लोरोप्लास्ट नहीं चाहिए, ल्यूकोप्लास्ट नहीं चाहिए, माइलोप्लास्ट नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट है ही नहीं. हाँ, मेलानिन है, तो मेलानिन पिगमेंट को रखने के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है. ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. और कुछ चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सेल? Cell is the basic unit of life. Write down, लिखेंगे जरा सेल का डेफिनेशन. Write down. रेडी हो गए सब लोग? सब लोग रेडी हो गए? डेफिनेशन लिखो जल्दी से सेल का. What is a cell? What is a cell? A cell is that structure which has ठीक है. ये हो गया आपका प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सेल. वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे, बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट रहेगा, और वो सराउंडेड रहेगा एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन से. ये मेम्ब्रेन सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को बाहरी एनवायरनमेंट से अलग करता है, सेपरेट करता है, और सेल खुद से अपने आप को रेगुलेट कर सकता है, खुद को चला सकता है. ये 100% करेक्ट डेफिनेशन हुआ सेल का. सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? राइट दिस. ठीक है, एग्जैक्टली आप इसी तरीके से लिखोगे विदाउट मेकिंग एनी
changes. ठीक है, चलिए let me discuss this second question. Differentiate between a plant cell and an animal cell. कर पाओगे? Differentiate between, you will be able to do. You will be able to do question number 3 also. What is the structure and function? What is the structural and functional unit of life? That is cell. आसान है. आ गया. This is cell. इसका आंसर सेल हो जाना है. What are the three basic criteria for defining a cell? हाँ, इसका डेफिनेशन होगा. क्या 3 क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सेल होने के लिए? सो इस सबसे पहला, it must have plasma membrane. It must have plasma membrane. ठीक ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना जरूरी है, दैट इज लिमिटिंग मेम्ब्रेन. दूसरा, मस्ट हैव ऑन केमिकल इन्वायरमेंट. केमिकल इन्वायरमेंट कहने का मतलब इसके पास खुद का साइटोप्लाज्म होना चाहिए. ये 2. एंड थर्ड वन, मस्ट हैव डीएनए. must have DNA, genetic material. जेनेटिक मटेरियल होना जरूरी है ताकि अपने आप को कंट्रोल कर सके, है ना. ये 3 बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए. आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सेल बोल सकते हो यदि ये सब चीजें हैं तो. आप अपने हाथ में पेन होल्ड कर रखे हो, हम पेन को भी सेल बोल सकते थे यदि ये सब प्रॉपर्टी होता तो. ये सब प्रॉपर्टी मतलब पेन के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए, लेकिन है नहीं. उसके पास साइटोप्लाज्म होना चाहिए, जो कि है नहीं. उसके पास डीएनए होना चाहिए, जो कि है नहीं. इसलिए हम पेन को सेल नहीं बोल सकते. बट इफ विल टेक द एग्जांपल ऑफ अ बैक्टीरियम, या फिर आप अपने सेल का एग्जांपल ले लोगे, you will be able to see that cell has a plasma membrane, limiting membrane है, उसके अंदर chemical environment present है ना, cytoplasm present है, and it has DNA also. तो ये वाला important है, ये वाला most important है. Question number 5. Give फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों नहीं बोलते हैं? किसको? सेल ऑर्गेनेल्स. सेल ऑर्गेनल्स को नहीं बोलते क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं ना. वो सपोर्टिव यूनिट्स है ना, वो सपोर्टिव यूनिट्स है. 1-2 ना रहे तभी भी सेल जीवित रह सकता है. लेकिन फंडामेंटल कहने का मतलब होता है इट मस्ट बी देयर एट एनी कॉस्ट. लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसके अंदर मान के चलो न्यूक्लियस नहीं है, बट स्टिल दैट इज लिविंग सेल, है ना. our RBC do not has a nucleus, but still RBC is a cell. So सेल को फंडामेंटल यूनिट कहा गया है, एक सेल ऑर्गेनल्स को नहीं कहा गया है, क्योंकि सारे सेल्स में वो यूनिट्स नहीं रहते हैं. नेक्स्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल, गिव एनी 3 एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर. यू विल बी एबल टू डू. Fill in the blanks. Prokaryotic cells are found in dash and dash. करोगे इसको क्या होगा? BGA and bacteria. हाँ, very good. Membraneless nuclear area found in area found in prokaryotic cell is called what? Genophore. incipient nucleus, genophore और incipient nucleus बोल सकते हैं. genophore और incipient nucleus. Sir, primitive nucleus. primitive nucleus बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे membraneless nuclear, हाँ you can say. cell organelles are well developed in eukaryotes. typical chromosomes are found in eukaryotes. हायर एनिमल्स बोल सकते हो, हायर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो.
The cell theory was given by Sheldon and Schwann. Now, true or false? In eukaryotic cells, the genetic material is not surrounded by nuclear membrane. False. False. Well-defined organelles are found in prokaryotic cell. False. Plant cells are bound by wall composed of cellulose. True. सही है. True. Amoeba is a multicellular organism. गलत है. Plasma membrane is present in all the cells. सही है, सही है, सही है. So, from the next class, we will start with cell organelles. हम तो बोलेंगे आप लोग पढ़ो. आप लोग के पास बुकलेट है. And if you are facing any doubt, facing any difficulties, उसी समय आप ग्रुप पे मैसेज कर दो. रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, जस्ट गिव मी ए कॉल. ठीक है. सर फिलिंग का नंबर 2 का अनडिफाइंड न्यूक्लियस हो सकता है? क्या क्या? अनडिफाइंड न्यूक्लियस? नो, अनडिफाइंड नहीं हो सकता. उसको एक प्रॉपर टर्म दिया गया है, वो लिखें. ठीक ना. आप ग्रामर में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं. सिनोनिम्स बहुत सारा होता है, लेकिन किसी किसी के लिए ना एक वर्ड प्रिस्क्राइब करा गया है, एंड यू मस्ट स्टिक टू दैट वर्ड. तो यू यूज जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, है ना. न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, हाँ, यू कैन यूज न्यूक्लियोइड आल्सो. आप यूज कर सकते हैं. सर सेल्स के बीच में कोई बॉन्ड होता है? सेल्स के बीच में मतलब दो सेल्स के बीच में? यस सर. यस. बॉन्ड नहीं होता है, सीमेंटिंग होती है. ये सर मिडल लैमेला प्रेजेंट रहता है. मिडल लैमेला. वेरी गुड. हु सेड दिस? किसने कहा? सर मी आद्या रानी. आद्या रानी. तुम लोग ना अपना फोटो वोटो डाला करो यार. तुम लोग का जो कांटेक्ट है ना, पहचानने में दिक्कत होता है. आद्या रानी, यू वर देयर इन क्लास 8? No sir, I'm a new student. I have just joined. अच्छा, यू आर नो स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. फोटो डाला करो, कम से कम शक्ल तो याद रहे तुम लोगों का. ठीक सर. हाँ, मिडल लैमेला इज प्रेजेंट. ठीक है. And that middle lamella, in case of plants, it is made up of calcium pectate, magnesium pectate, है ना. जब फ्रूट्स पकने लगते हैं ना, तो ये कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट हटने लगता है, जिसके चलते हर एक सेल्स अलग होने लगते हैं. एंड द फ्रूट बिकम पल्पी. पके हुए फल पल्पी होने लगते हैं ना, वो इसलिए होते हैं क्योंकि एक सेल दूसरे का साथ छोड़ देता है, कमजोर हो जाते हैं. देखिए पके हुए फल से हमको कितना सीख मिल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन गो अहेड. कहीं से भी क्वेश्चन पूछना है. कोरोना से सर पूछना है. हमको एक डाउट था. यस, गो अहेड गर्ल. सर एपिथेलियल टिश्यूज अपना न्यूट्रिएंट्स के लिए अंडरनीथ कनेक्टिव टिश्यू पे क्यों डिपेंड करता है? अरे यार, ऑलमोस्ट ज्यादातर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, आप किसकी एपिथेलियल सेल्स की जिक्र करो, प्लांट या फिर एनिमल्स का? एनिमल्स तो हेटरोट्रॉफिक सेल्स है भैया. तो हेटरोट्रॉफिक सेल्स मींस व्हाट? दे हैव टू डिपेंड ऑन आउटर सोर्स फॉर फूड, है ना. सो होता क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज एपिथेलियल सेल्स. कहाँ गया? फॉर एग्जांपल दिस इज एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, ये एपिथेलियल सेल्स हो गया. सो एपिथेलियल सेल्स के नीचे होता है बेसमेंट, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, और उसके अंदर भी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट रहेंगे. मान के चलो इसके अंदर सेल्स हो गए, फैट सेल्स हो गया, या फिर अलग प्रकार का कनेक्टिव टिश्यूज हो गया. तो भोजन कैरी करके लाता है एक सेल जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी, एक ट्यूब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरी. कैपिलरी फर्दर कनेक्टेड होता है एक एंड में आर्टरी से और दूसरे एंड में वेन से. कैपिलरी डिलीवर्स द मटेरियल हियर. ठीक ना. कैपिलरी व्हाट इट डज, इट डिलीवर्स द मटेरियल इन द पेरिफेरल एरिया. ठीक है, यहाँ डिलीवर कर देगा. एंड दिस मटेरियल स्क्वीज थ्रू दिस, और स्क्वीज करते करते एपिथेलियल सेल्स तक पहुंचता है. सो
इस मटेरियल से जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे सारे सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो अनयूज्ड होता है कुछ चला जाएगा फिर से ब्लड के अंदर, कुछ चला जाता है फिर से ब्लड के अंदर, और कुछ जा नहीं पाता, दैट इज कैरिड बाय अ स्पेशल ट्यूब, दैट इज कैरिड बाय अ स्पेशल ट्यूब, जिसको हम लोग कहते हैं लिम्फ, को लिम्फ कहेंगे, ठीक ना। तो सारे सेल्स को डिपेंड रहना होता है दूसरे सेल पे, दूसरा सेल कहने का मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। कितने से? हाँ, स्टिल मोर टाइम इज तो ओके है ना। सो एपिथेलियल सेल को भोजन लेना होता है तो वो डायरेक्ट नहीं लेगा, वो अपना जगह छोड़ नहीं सकता ना, तो उसके पास भोजन पहुंचाया जाता है, वो भोजन पहुंचता है कैपिलरी के थ्रू, लिम्फ के थ्रू। कट समझ में आया? नहीं आया? यस सर, यस सर। ठीक ना, इस तरीके से। अब हमें भूख लगता था, हम किचन में चले जाते हैं, लेकिन सेल्स को भूख लगेगा तो थोड़े ना जाएंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास और स्टमक के पास कि भैया हमें भोजन दे दो, नहीं, उनके पास आएगा टिफिन लेकर कोई, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं से भी कम ऑन, कहीं से भी पूछो, और पढ़ाई करके आओगे यार, क्वेश्चंस पूछते रहोगे ज्यादा सही रहेगा। हाँ, अच्छे क्वेश्चन पूछना है, पूछने दो। हाँ, पढ़ने दो। Okay guys, if you're not having any question, then I'm signing off.